अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरएनए पुंछ स्टूडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान महमूद ख्वाजा। नाज़रीन, अगर बात करें कोविड-19 की, इस वबा की, इस पेंडेमिक की, तो इसकी वजह से काफी जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, और मैं आपको वादा करना चाहूँ, जैसे टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और दूसरे कई बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी इफेक्ट हुआ है जिन पे। तो आज की जो हमारी डिबेट है, आज हम इसी पे बात करेंगे। आज मेरे साथ मुख्तलिफ मेहमान जो हैं वो डिबेट में शामिल रहेंगे, जिनमें मुश्ताक अहमद चाया साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं लीडिंग हॉटलियर मेंटर कश्मीर चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स के। फिर इसके साथ हमारे साथ होंगे आज की डिबेट में हकीम खालिद अहमद, प्रेसिडेंट हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ हॉर्टिकल्चर के। फिर जावेद जरगर साहब होंगे जो चेनाब हाइड्रल प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट हैं। फिर हमारे साथ जम्मू से होंगे राजीव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ मुश्ताक चाया साहब को। मुश्ताक साहब, आप खुशामदीद आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। नाज़रीन, हमारे साथ जम्मू से मेहमान जो जुड़े हुए हैं राजीव गुप्ता जी हैं। राजीव जी, खैर मकदम है प्रोग्राम में, वेलकम करता हूं। पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमको डिबेट में शामिल होने के लिए न्योता दिया, और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि जल्दी से हमारे जो ड्यूटी जम्मू कश्मीर को कोरोना से जल्दी निजात डाले। बहुत शुक्रिया। चाय साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये पेंडेमिक है, जो ये वबा है, इस वबा का जो असर टूरिज्म पे, खासकर टूरिज्म पे, किस तरह से टूरिज्म को अफेक्ट किया है इसने? देखिए, जैसा कि आपको पता है, टूरिज्म का जो मसला है, ये जब से ये कोरोना शुरू हो गया, सबसे पहले इसी पर असर पड़ गया, क्योंकि ये एक लग्जरियस बिजनेस है। जब लोग ठीक होंगे फिर ये सैर के लिए निकल जाएंगे, फिर ये हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, चाहे उनको यहाँ सैर करने के लिए यहाँ के दरगाहों में आना है, हमारे कटरा में आना है, अमरनाथ आना है, या जितने भी। मगर सारा इस वक्त ये कश्मीर में कोई मसला नहीं है, सारी दुनिया का मसला था। तो सारी दुनिया ही बैठ गई इससे। आज के दिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू में, हमारे सारे हिंदुस्तान इसमें मुब्तला हो गया, बल्कि सारी दुनिया हो गई। बहरहाल, जिसमें अब कुछ जनवरी में थोड़ा सा हमारे यहाँ जब बर्फ पड़ी, गुलमर्ग यहाँ वो डेस्टिनेशन है। ये हिंदुस्तान में अगर कोई डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, नंबर 1 डेस्टिनेशन इज कश्मीर, तो वो तो सबों को पता है। तो जनवरी में शुरू जब हो गया, जब यहाँ स्नो पड़ गया, लोग बेचारे बड़े तंग आ गए थे, चाहे वो बम्बई के फ्लैट में थे, वो अरबपति होते हैं, मगर वहाँ वही फ्लैटों का ही ज्यादा, दिल्ली में बाकी जगहों से। तो लोग यहाँ शुरू बहुत अच्छा 2 महीने हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च गुजरे, जो कि बुनियादी हमारे ऑफ सीजन होता है, तो मगर वो पीक सीजन में बदल गया। तो हमें बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि 2.5-3 साल के बाद आपको पता है यूटी जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 19 से ही हम यहाँ बंद थे। तो खैर ये जब शुरू हो गया तो हमें भी खुशी हो गई कि चलिए फर्स्ट डेस्टिनेशन हिंदुस्तान की कश्मीर चला। तो मगर बदकिस्मती ये रही, हमारा सीजन अप्रैल से शुरू होता था। हमने फिर सारे लोगों को, अपने मुलाजिमों को जो लाखों में हैं, बुला के फिर सब यहाँ के होटलियर जम्मू कश्मीर में शुरू हो गए। अच्छा चल रहा था, मगर बदकिस्मती हमारी है तो ये जो वबा आ गई, जिस तरह आपने कहा, फिर वही उसी वक्त बंद हो गए सारे होटल। इस वक्त जम्मू कश्मीर के क्लोज्ड है, क्लोज। सिर्फ मुलाजिम रखे हैं, जितने भी मिनिमम हमने कर पाए वो रख के अभी बेकारी है। वो होटल ऑनर्स, हाउस बोट ऑनर्स, हमारे टैक्सी बैठे हैं, हमारा सारा टूरिज्म फ्रेटर्निटी बैठी है।
तो मगर जब तक आपको पता ही है, जब तक ये सारा मसला हल ना हो जाता है, ये वो इंडस्ट्री है सो सबसे पहले बंद होती है, सबसे आखिरी में खुल जाती है। अब अल्लाह से और आप भी अपने अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना है कि ये बीमारी ठीक हो जाए, फिर बिजनेस की बात करें, फिर ये टूरिज्म की बात हो सकती है, बाकी इंडस्ट्री की बात हो सकती है। तो ये मेरा। राजीव जी, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि चाया साहब ने बताया कि वाकया ही इस वबा की वजह से, नागहानी वबा है, इसकी वजह से हर खास आम परेशान है। तो राजेश जी, जम्मू में क्या सिचुएशन है? आपको इस वक्त किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, और उसका जो सर्वाइवल है वो रिवाइव कैसे कर पाएंगे हम लोग? देखिए जी, जो काया साहब ने बोला बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो डिपेंड है सारा टूरिज्म पे। क्योंकि जम्मू में भी जब टूरिज्म आता है, माता जी के दर्शन करने आता है, आपको पता ही है पिछले साल से ये जो यात्रा है, ये करोड़ के लगभग यात्रा चलती है। वो जम्मू में भी जाती है, उसमें से लोग वहीं से जम्मू में माता जी के दर्शन करने के बाद श्रीनगर में भी जाते हैं। तो उसके बाद आपको पता ही है, पिछले साल जैसे अमरनाथ यात्रा पिछले साल भी नहीं हो पाई, उससे पहले भी नहीं हो पाई। अब हमको उम्मीद थी कि इस बार यात्रा आने का, तो मुझे नहीं लग रहा कि यात्रा चलने वाली है। अब हम ये चीज भी ऐसी है कि जिसमें हम उसके लिए किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो हालात ही ऐसे हैं। क्योंकि ये हालात ऐसा, बीमारी ऐसी है, इसके लिए हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि ये खाली जम्मू ने पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे पूरे ब्लड पूरे पूरे इसको पूरे दुनिया में इसका प्रकोप है। तो अब हमने पिछले साल चलो कोरोना हुआ तो हमने उसको झेल लिया, क्योंकि हमारे पास स्टाफ था, होटल्स थे, होटलों के लोगों ने स्पेशल, प्रधानमंत्री ने बोल के रखा हुआ था कि किसी को भी आपने अपने स्टाफ को पैसे देने हैं। तो हमने कोई भी, कश्मीर क्या क्या जम्मू में हम लोगों ने सबको उनकी तनख्वाहें दी, उनको चलाया, और गवर्नमेंट की भी मदद की हर लिहाज से। तो अपना जो हमारा फर्ज था, दायित्व था, हमने उसको निभाया। पर हमको क्या पता था कि दोबारा कोरोना आ जाएगा। अब हम दोबारा तैयारी करके बैठे थे, हमने अपने होटलों में उसमें इंटरेस्ट लेके उस पर दोबारा बनवाए, होटल बनाए, सारा बिजनेस दोबारा शुरू किया। पर जब अब सीजन की बारी थी, जब मार्च फरवरी में सीजन शुरू होना था, उस शुरू होने से ही कोरोना का इतनी जबरदस्त लहर आई, पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक लहर आई, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब हम, इतना हालात खराब है यहाँ पे, इतना सर्वाइवल मुझे नहीं लग रहा कि इसका सर्वाइवल कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो अब हम आपके माध्यम से और हम अपने कश्मीर भाइयों से, खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर और जम्मू में एक जॉइंट मीटिंग एफर्ट्स करके हम गवर्नमेंट से यही डिमांड रखेंगे कि भाई इसको हमारे होटल्स वगैरह, हमारे ट्रेडर वगैरह, हमारे इंडस्ट्री वगैरह को ऐसा पैकेज दिया जाए जिसमें हम सर्वाइव कर सके, और हम अपना भी, तो अपने जो स्टाफ का, अपने लोगों का भी परिवार पाल सके। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े हैं हकीम खालिद अहमद, प्रेसिडेंट है कश्मीर चैम्बर ऑफ हॉर्टिकल्चर के। तो खालिद साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इस वबा का, इस पेंडेमिक का जो असर जमीनी सतह पे, वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की हम बात करें या पूरे मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, इस पे जो हुआ है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं और इससे सरवाइव करने का क्या तरीका रहेगा? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपको, आपका, कि मुझे इसमें जोड़ने का। मसला तो ये है, जैसे आप चाय साहब ने कहा, राजीव जी ने, गुप्ता जी ने कहा, ये वाकई एक ऐसा मसला है कि सारी दुनिया इसमें उलझी हुई है। ये कोई एक या दो जगह का मसला नहीं है। लेकिन अब ऊपर वाले ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो जीना बंद नहीं कर सकता है। हम अपने आप को सांस के लिए हम एक पर्दा रख सकते हैं मास्क की शक्ल में, लेकिन पेट में अन्न का जाना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। और अन्न खाने के लिए बदकिस्मती यह है कि अब पुराना जमाना नहीं रहा कि हम खेतों में जाएं और एक किसान के पास इतनी जमीन हो वो आधे गांव को मुफ्त में राशन बांटे। वो जमाना तो चला गया। आज की दुनिया में अगर आप देखें, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को खाना खा लेते हैं। तो जिंदगी गुजारने के लिए अन्न का लाना, खाने पीने का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वबा ने हमें अपने घरों, क्या अपने कमरों तक महदूद कर लिया है, कि घर के अफराद भी एक दूसरे से मिलने से बड़ा गुरेज करते हैं, परहेज कर रहे हैं। ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन है
जो मेरे ख्याल से इस सदी में या इससे पहली वाली सदी में शायद इस किस्म की, इस मिकदार की ना किसी ने देखी हो। मगर उसके साथ साथ ये भी है, चूंकि मुझसे पहले जिन शख्सियतों ने बात की, चाहे साहब खासकर, इनका एक अपना मुकाम है यहाँ पर, इनकी भी एक गहरी नज़र है और गुप्ता जी की भी एक गहरी नज़र है, मुझे यकीन है। प्राइवेट सेक्टर ने वाकई अपने कंधों पे बहुत 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 जिम्मेदारी ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद वो हमें खुली आंखों ऐसे रास्ते पे नजर ना आता हो, लेकिन वाकई बहुत मेहनत और बहुत रिस्क लेकर प्राइवेट सेक्टर ने लोगों के, अपने जो उनके वर्कर्स हैं, उनके पास काम करने वाले लोग हैं, उनके घरों को वो मैं ये कहूँगा कि चूल्हा चलाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की, बहुत रिस्क ले ली। अब इसके क्या असरात पड़ते हैं? अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, देखें हॉर्टिकल्चर एक दोधारी तलवार पे चल रहा है इस वक्त। अगरचे सारी बिजनेस इस वक्त ये कहें कि जमीन से जुड़ी हुई, मिली हुई है, अब ये समझें कि इतना उसमें लो आ गया है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। हॉर्टिकल्चर उसका एक सेक्टर है। देखें ये एक तो एक तस्वीर है, अगर हम सारी ट्रेड को ले लें तो पूरा ट्रेड एक तस्वीर है। इस तस्वीर या एक पजल के मुख्तलिफ हिस्से हैं और उन हिस्सों में एक हॉर्टिकल्चर एक हिस्सा है जिससे हमारे को 70% आबादी जो है जुड़ी हुई है। अब हॉर्टिकल्चर एक दोधारी तलवार पर इस वजह से है क्योंकि एक तो हम मौसम का मुकाबला करें, अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से जो बर्फ हो रही है कश्मीर में या सारी दुनिया में, कहें कि जो इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेटिक जो चेंजेस आ रही हैं, तो बर्फबारी जो हो रही है वो ये मान लें कि 2 महीना 1.5 महीना पहले अक्टूबर से ही बर्फबारी होना शुरू होती है, तो उससे जो मेवे की सनत है बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ा है। अब उसके बाद ये देखें कि जो सर्दियों का मौसम है, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं बतदरीज ऐसा लग रहा है कि वो लंबा होता जा रहा है। कहाँ हम ये देखते थे कि मार्च में वो एक वो बहार का मौसम होता था, फूल खिलते थे। अब आज हम देखते हैं कि कल नहीं परसों मेरे ख्याल से सोनमर्ग के एक इलाके में बर्फबारी हुई है। तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हॉर्टिकल्चर पर। तो एक साइड से तो ये कि कोविड की वजह से मार्केट बंद है, सेब की या मेवे की एक शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है, उसको आप ज्यादा देर रख नहीं पाते। अगर हमारे पास स्टोर हैं, एक पर्टिकुलर जो है मेवा सेब हम कुछ देर के लिए रख सकते हैं। अब ये तो नहीं कि 18 लाख मीट्रिक टन के पास हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास ना उतना हम सेब एक बार रख सकते हैं, क्योंकि वो सारा एक बार निकले तो मार्केट में उसके एक अपने डायमेंशंस हैं सप्लाई डिमांड के। लेकिन जनरली जो मैं बात करूंगा इस कोविड की वजह से, अब देखें से मेवा सनत में मुख्तलिफ किस्म के लोग इसके साथ जुड़े। एक साइड पे ग्रोवर है, तो एक साइड पे हमारी दिल्ली वाली मंडी है, कलकत्ता की मंडी है, चेन्नई की मंडियां हैं, वो जुड़ी हुई हैं। ये सारे जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए। तो मैं ये कहूंगा हमें इंतजार तो करना चाहिए कि ये वबा इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन तब तक हम खाना पीना बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई सस्टेन ना कर सका इस बिजनेस में, इस काम को, अपनी सनत को, चाहे साहब होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनका मेवा सनत से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन अगर वो आज सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इंडस्ट्री हमारी सस्टेन आज नहीं कर पाती, तो कल को आप ये समझ लें कि इस बच्चे को फिर जीरो से पैदा होके फिर शुरू करना है। और ये आप समझ लें कौन जीता है तेरी जुल्फों के सर होने तक, ये फिर बहुत लंबी बात होगी। मेरे ख्याल से आज की डेट में हमें सोचना है कि इसको हम जिंदा कैसे रखें। बिल्कुल। चाहे साहब मैं आपके पास आऊंगा। जैसे खालिद साहब ने बताया कि हमें सरवाइव करना बड़ा इस वक्त अहमियत है, जरूरत है, क्योंकि अगर हम सरवाइव इस वक्त नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं और भारी नुकसानात। तो चाहे साहब क्या समझते हैं आप कि क्या लाएअमल अपनाना चाहिए हर उस छोटे और बड़े होटल वाले को, और जो भी इंसान, खासकर मैं टूरिज्म की बात करूंगा, टूरिज्म के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में सरकार का साथ भी देना है, अपनों को भी बचाना है, इंतजामिया का साथ भी देना है और अपने आप को भी सरवाइव करना है। तो क्या लाएअमल रहेगा कि ये सब चीजें हों? साहब ने हॉर्टिकल्चर की बात बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। आपको पता ही है हमारा जो हॉर्टिकल्चर है इसका मार्केट तो सारी कंट्री है, सारा हिंदुस्तान है। सबसे
मैं इसको, इसने तो सारा बताया तफसीलन। हमारा रोड ये जो श्रीनगर से जम्मू जाता है, ये हफ्ते में तो 6 दिन बैठा ही होता है। तो उसमें तो लोगों की बहुत, जो ये जिस तरह इन्होंने कहा ये फ्रजाइल है, आज रखा ये 4 दिन तक न पहुंचा तो सारा खत्म। तो खैर तफसील उसमें बहुत नुकसान है, बिल्कुल सही फरमाया। क्लाइमेट चेंज भी बताया इन्होंने। तो खैर ये तो इसके मास्टर है हॉर्टिकल्चर के। गुप्ता साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसने टूरिज्म की सारी बात कर दी। अब जहां तक मसला है सर्वाइवल एंड रिवाइवल का, आज के मैं मुनासिब 2-3 दिन पहले हमने एक कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें सारे कश्मीर के सारे बड़े ऑल एसोसिएशंस, जिसमें हमारा चैम्बर भी था, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था, PhD चैम्बर भी था, एंड ऑल होटल एसोसिएशंस, हॉर्टिकल्चर। खालिद साहब उस दिन नहीं आ पाए। तो वहां भी मेरी एक ही कि ये वक्त मुनासिब नहीं है हमें गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस वक्त हेल्थ के पीछे पड़ा है और जिसकी जरूरत ही है। आज के मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहूँगा, और जी हम टूरिज्म वाले बेकार बैठे हैं, इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, हॉर्टिकल्चर, मेरे ख्याल ये टाइम नहीं, क्योंकि वो भी परेशानियों में है। तो मेरा यही है, देखिए जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि जान भी है और जहान भी है, जहान भी चलाना है, अन भी चलाना है, मगर बदकिस्मती है ये कुछ टाइम हमें गुजारना पड़ेगा। मेरे ख्याल हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून में और एक डिबेट कर दीजिए। उस वक्त हम ये काबिल होंगे गवर्नमेंट को बोलने के लिए, उनके सामने भी पता है, दे नो एवरीथिंग, कि आजकल इंडस्ट्री भी बैठी है, हार्टिकल्चर भी, ट्रेड भी बैठा है, दुकानदार भी, वो छोटा सा ऑटो ड्राइवर भी बैठा है, मेटाडोर वाला भी बैठा है। अब मैं क्या वहां क्लेम करूंगा? तो मेरी ये है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट ये छोटे दुकानदारों की, मेटाडोर वालों की, ट्रांसपोर्टरों की, ये जो हमारे बेचारे वो छोटे छोटे लोग होते हैं जो नाव चलाते हैं, कहीं हाउस बोट चलाते हैं, इनको इमिडिएटली कुछ, देखिए हमें तो वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, हमारे जो नुकसानात है वो बहुत ज्यादा है। खैर हम उसमें भी मुनासिब ही उनसे मदद चाहेंगे जो उसको करने चाहिए। फिर ही देखिए इकोनॉमी पर ही सारी दुनिया चलती है। जब मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूं, मैं दिल से 30 लाख रुपया देता हूं गवर्नमेंट को एज ए टैक्स, या GST हमारा, या जितनी भी मजदूरी करते हैं सारी गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं। आज के दिन जब इतनी मुसीबत आ गई, वबा आ गई, हम मानते हैं गवर्नमेंट का नहीं कसूर है, कोई कुछ नहीं उनका, मगर खुदा के बैद तो गवर्नमेंट ही होती है जो हमें फिर से उठाए, फिर उस कदर बनाए, हम फिर वो 30 लाख रुपया टैक्स दे दे, जो हम करोड़ रुपया कमाते हैं, या 10 करोड़ का 3 करोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना तो, मगर मेरे हिसाब से हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, गुप्ता साहब से, खालिद साहब से, ये एक डिबेट फिर आप रख लीजिए, थोड़ा सा ये माहौल ठीक हो जाए, ये थोड़ा इस वक्त ये जो आज के दिन बंद सारा पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए, लोगों की सेहत भी ठीक हो जाए, तो उसी वक्त हम बिजनेस की अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छे क्लेम्स बता सकते हैं। तो खैर राजीव जी बैठे हैं, ये बड़े जबरदस्त। ठीक है, मैं राजीव जी के पास आता हूँ। राजीव जी, जैसा कि चाहे साहब ने, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये चीज सुन के कि इस वक्त हमें तंज करने के बजाय, किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय, हमने मिल के चलना है और इस वबा से बाहर निकलने की कोशिश करके सरवाइव करना है। और ये बड़ी अच्छी बात लगी कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपने कहा कि हम और इस एल हो जाएं कि हम फिर 30 लाख टैक्स जो है ये पे करें, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो राजीव जी, आप क्या समझते हैं कि आम इंसान को भी इस वक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासकर जो लेबर क्लास लोग हैं, तो उन लोगों के सर्वाइवल के लिए, उन लोगों को उस जो भूख का शिकार हो रहे हैं उनको निकालने के लिए आप सब लोग जो हैं मिल के क्या कोई ऐसा लाएमल बना सकते हैं कि उन तक कोई खाना पहुंचाया जाए, कोई दवाई का इंतजाम किया जाए? चाहे साहब, पहले तो मैं, चाहे साहब ने जो बात बोली हम सब उससे सहमत है।
पर जो आप कह रहे हो, आपने देखा ही होगा कि हम लगातार हमने चैम्बर हाउस में एक बार रूम बना के रखा हुआ है, जिसमें हम 500 बंदे हॉस्पिटल में रूटीन में हमारा रोटी जा रहा है, 500 बंदे का हॉस्पिटल में, 200 बंदे का हमारा रोटी जा रहा है स्टेशन में। उसके अलावा 1 बजे तक हमने रखा हुआ है, किसी को भी एनीबॉडी को किसी को भी रोटी चाहिए तो 1 बजे से पहले हमको कांटेक्ट करता है, हमारे लोग उनके घर में रोटी पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा हमने 3 दिन से ड्राइव शुरू की है, जिसमें हमने मेटाडोर वाला, ऑटो वाला सबको ड्राई राशन दे रहे हैं पूरा का पूरा। उसमें हम 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, उसके अलावा नमक, चीनी सब कुछ उसको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारा यही मकसद है कि पहले तो कोविड से निपटा जाए। पहले तो जो हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम कोविड से निपटे, कि जो हम गवर्नमेंट हमको जो कुछ कह रही है, हम अपने हमारे जो लोग हैं, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं वहां पे। जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वो हमसे लेके जाता है, रूटीन में हमारे सिलेंडर जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है। ऐसा नहीं सब कुछ श्रीनगर से। अच्छी बात है राजीव जी। हाँ, मैं आता हूँ राजीव जी आपके पास। बड़ा अच्छा लगा ये भी कि नाज़रीन, जैसे राजीव जी ने कहा है कि हमने इंतजाम किए हुए हैं, तो जिन लोगों को जरूरत है तो जो इन्होंने मकाम बताया है वहां वो जा सकते हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम, सिलेंडर का, आपके खाने का इंतजाम भी इन्होंने किया हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जावेद अहमद ज़रगर साहब, जनाब हाइडल प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट है। जावेद ज़रगर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। ज़रगर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त इस वबा के कारण आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वहां? आपकी जो लेबर है वो क्या काम कर रही है और किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है आपको? सर, ये जो लेबर का प्रॉब्लम है, ये खाली हमारे यहाँ अर्थवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं है, ये तो हमारी पूरी कंट्री की है जो लेबर की प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनको खाने के लिए कोई है नहीं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। पूरा मुल्क इस वक्त क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ है। अगर हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें या दूसरे तीसरे लोगों की बात करें तो उनको अगर 1 महीने से दूसरे महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो लेबर क्लासेस है, लेबर क्लासेस टोटल लॉकडाउन में बैठे होते हैं और सरकार इनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देती है। जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कहते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। एक 300 रुपए दिहाड़ी लेने वाला बंदा, कोई भी ऐसा अच्छा कोई आईफोन हो या कोई सैमसंग या दूसरी तीसरा कोई फोन, उनके बच्चे भी मजदूरों के होते हैं, तो 2 से 3 तक। सबसे पहले मजदूरों के बच्चों के साथ पढ़ाई की डिस्पैरिटी है। उसके बाद मजदूर बिल्कुल बैठा है, जो लास्ट ईयर का लॉकडाउन हो या इस साल का लॉकडाउन हो। और मजदूर के साथ साथ जो छोटा मोटा उद्योग था हमारी रियासत के अंदर, खास करके अर्थवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, चाहे वो छोटी छोटी जूस की फैक्ट्रीज हो, चाहे वो क्रेशर प्लांट्स हो, चाहे वो हॉट मिक्स प्लांट हो, या वो फॉरेस्ट लेसी का छोटा मोटा कोई कारोबार हो, बहुत छोटा उद्योग है हमारी इस जिले के अंदर, चाहे वो रामबन डिस्ट्रिक्ट हो या डोडा डिस्ट्रिक्ट हो या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो। तो हमारे इस जिले के अंदर हाइडल प्रोजेक्ट्स का इतना बड़ा हब है। हमारा मरकजी सरकार अरबों रुपया महीने का यहां से लेता है, अरबों रुपया हाइडल प्रोजेक्ट्स का। और जो उन हाइडल प्रोजेक्ट्स में मजदूर काम करते हैं उनकी हालत खराब है। उनको बच्चों के लिए फीसें नहीं है, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। हम चाहते हैं कि मजदूर तबके को कम से कम रियासती सरकार, क्योंकि इस वक्त हमारी रियासत के अंदर तो कोई सरकार है नहीं, बाबुलों की सरकार है। आईएएस ऑफिसर को मजदूर की दर्द क्या होगी? अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी होती, हम में से हमारा कोई एमएलए होता, कोई मिनिस्टर होता, वो मजदूर की दर्द को समझता। एक मखमल पे सोने वाला आईएएस ऑफिसर हमारी भाषा ही नहीं समझ पाता है। हम चाहते हैं कि मरकजी सरकार हमारी रियासत के मजदूरों को कम से कम माहाना इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम 15,000 रुपया महीना दे दे, ताकि उनके बच्चे भी सरवाइव करें और हमारा मजदूर भी
इस नागानी आफत के दौर में उसको भी जीने का मौका मिले। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से इस यूटी सरकार को भी और मरकजी सरकार को भी। गई आवाज हो रही गई। चाहे साहब आप हाँ मुझे सुन पा रहे हैं? चाहे साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बस आप। हाँ चाहे साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि बशारत बुखारी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा था, मैं एक डिमांड की थी कि लोन मैरिटोरियम इंट्रोड्यूस किया जाए, केवाईसी माफ हूं और पूरी इंडस्ट्री को इंक्लूसिव रिवाइवल चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, नंबर 1 में 1 मिनट कहता ही था, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि हमने कल जम्मू में ये लोगों के मदद के लिए वहाँ वो ड्राई भी दे रहे हैं, खाने का सामान भी, उसके लिए हम उसको मुबारक दे रहे हैं। परसों यहाँ से भी यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े यहाँ इंडस्ट्री वाले हैं, छोटे हैं, तो उन्होंने यहाँ भी बहुत शुरू कर दिया है। परसों मुझे उन्होंने वहाँ लिया था, मेरे सामने ही, बल्कि पहले बैग में मुझसे ही जलाया, मैंने उनको भी मुबारक दे दिया। शायद कल भी है कोई 2 बजे नेहरू पार्क में, यहाँ भी ये काम शुरू हो गए। ये हमारा फर्ज भी है, क्योंकि जो हम बिजनेसमैन होते हैं ये तो उसूल हाल सारे होते हैं, हमारा फर्ज है अगर हम छोटे तबके को, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी, हमारे भाई है। अब वक्त से हर एक आदमी कोई 1000 रुपया दिन को कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, 1000 वाले को 10 लाख की बराबरी होती है। अब इस वक्त बेचारा परेशान है, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2, जो ये बशारत साहब का, मुझे नहीं पता है उन्होंने क्या मांगा है, मगर मैं एक चीज कहूंगा जो मैंने पहले ही कहा है, लोन टू लोन हमें कोई बिजनेसमैन को कोई फायदा नहीं है। जो ये कहते हैं ये हमें, या तो वो कोई सॉफ्ट लोन देते, नहीं तो वो क्या करते हैं, अपने बैंकों के जो कर्जे होते हैं उसके लिए कहते हैं चलो जी और 10% हम दे देंगे, क्योंकि उनके खाते वाते कुछ होते हैं बकायादार, वहां उनका सूद उधर से डालते हैं। उन चीजों से, वही मैंने कहा, एंड ऑफ द जून आप कर दीजिए। ये बहुत ही, जिस तरह राजीव जी ने, एक पैकेज की जरूरत है। नाउ सर्वाइवल एंड, मैंने इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा, मैंने आज 4 महीने पहले जब पहला चल रहा था, मैंने कहा जी हमें सर्वाइव, कहा नो रिवाइवल, जिस पर उसने बाद में 1350 करोड़ रुपया दे दिए। हम उसके लिए भी बड़े मशहूर है। चलो वो 6 महीने का 5% कुछ इंटरेस्ट दे दिया, फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ। ये बड़े पैमाने पर उनको देखना पड़ेगा। देखिए हमारी स्टेट तो बहुत छोटी, अब तो यूटी बना दे दिया उसको। इस यूटी में अभी यहाँ कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं चल रहा है। यहाँ ही टूरिज्म था, वो 4-6 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर था, उसको भी यही 2-3 आमदनियां हैं यहाँ। या जिस तरह गुप्ता साहब ने 1 करोड़ लोग, हमारा वैष्णो देवी, मेरा वैष्णो देवी में भी होटल है। मेरे ख्याल 2 साल में अभी हमें 2 महीने या 3 महीने मिले हैं। तो अब 3 महीने से क्या सर्वाइवल हो सकता है, क्या रिवाइवल हो सकता है?
तो इसमें बड़ी पैकेज की जरूरत है। उनको अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि हम के, हालांकि उनके पास ये कोई बड़ा मसला नहीं, मगर अब चूंकि इस वक्त वो परेशान खुद भी है, तो इसी वक्त ये मुनासिब टाइम नहीं है मांगने का। एक बड़ी, मैं जिस तरह मैं वेलकम कर रहा हूँ राजीव जी ने, जम्मू कश्मीर वी आर वन, हमारी एक ही बात है सो फार बिजनेस कम्युनिटी इज कंसर्न, सियासत को एक तरफ छोड़ के हम तो एक दूसरे के भाई है। हमें इकट्ठे गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए मुनासिब टाइम पर, जब ये इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाए, हम भी ठीक हो जाए, सारा इंडिया ठीक हो जाए। अभी 1 महीने के बाद, जिस तरह खालिद साहब ने कहा, ये भी जरूरी है, 1 महीने के बाद एक प्रपोजल हम इकट्ठे मिलके जम्मू कश्मीर के जितने भी बेस, इनका ये चैम्बर का है, यहाँ भी हमारा चैम्बर है, हमारे बाकी एसोसिएशन है, खालिद साहब का है, होटल एसोसिएशन है, एक पैकेज बनाने की जरूरत है। मगर हम गवर्नमेंट से खामखा मुनासिब जायज, जिससे वो भी ठीक रहे, वो भी हमको चलाए और हम उनको चलाए, तो वैसा होने की जरूरत है। ये मेरी बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा लग रहा है मुझे चाहे साहब को सुन के, तजुर्बेकार भी है और काफी वक्त दिया हुआ है उन्होंने, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त काफी जो सियासी तौर पे भी इन चीजों की गहमा गहमी है, वो एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय इंतजामिया की और सरकार की मिल के इस वक्त मदद करें। जब इस मुसीबत से हम बाहर निकलेंगे तो फिर सियासत करेंगे। राजीव जी, आप क्या समझते हैं कि अभी वक्त तो लगना है मेरी वाइफ होने में, और जो आप लोगों के पास एम्प्लॉय लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या सोचा हुआ है, उनको किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? देखिए जी, चाया साहब ने भी यही बोला, फिलहाल हमको कोविड की तरफ देखना है, क्योंकि जब तक कोविड पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाए, हमको सोचने के लिए अभी फिलहाल हमको इससे अपने लोगों को बचाना है। तो उसके बाद जो पहले भी मैंने आपसे यही कहा कि हमको कोविड खत्म होने के बाद गवर्नमेंट के पास एक जाइंट कमेटी बना के जाना पड़ेगा, जिसमें हमको बहुत कुछ लेना है गवर्नमेंट से। क्योंकि हमारा जो, आप ये नहीं समझो कि कोविड खत्म हो गया तो हमारी दुकानदारी है, होटल चलना शुरू हो जाएंगे। अभी कोविड खत्म होने के बाद 6 महीने किसी ने जहाँ पे अभी आना नहीं है, कोई होटल नहीं चलने हैं, कोई टूरिस्ट नहीं चलना है, कोई बिजनेस नहीं चलना है। आपको हमने वो लंबा इंतजार करना पड़ना है। उसकी वजह से हमको पहले, उसके लिए हमको जॉइंट एक्शन कमेटी बना के ही आगे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ना है, क्योंकि हमने अपने मुलाजिम भी चलाने हैं, अपने लोग भी चलाने हैं, खुद का भी देखना है, बैंक के लोन भी देखने हैं, गाड़ियों के लोन भी देखने हैं, सब कुछ हमको करना पड़ा, हमको नए सिरे से उठना पड़ना है। तो इसीलिए अब हमारे मुलाजिम हैं, उनकी भी फैमिली है हमारे साथ, वो 20-20, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं। तो अब हमको अपना, हम सोचे नहीं सोचे, उनका तो हमको सोचना है। उनको 70% देंगे, 50% देंगे, उनको देना तो है। तो इसीलिए हमको गवर्नमेंट की मदद के बिना नहीं चल पाएंगे। इसके लिए हमको बड़े पैकेज की जरूरत है। होटल इंडस्ट्री को, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास कश्मीर क्या, जम्मू के पास टूरिज्म ही एक ऐसा माध्यम है कि जो हमारे पास टूरिस्ट आएगा, हमारा काम चलता है। हमारा टूरिस्ट एक ढाबे वाला से लेकर, ऑटो वाले से लेकर, मैटाडोर वाले से लेकर, बस वाले से लेकर, सुमो वाले से लेकर, एक हर छोटे से छोटा हड़ी बारेक से लेकर सबका काम जो है टूरिस्ट पे ही चलता है। जो टूरिस्ट श्रीनगर जम्मू आता है वो श्रीनगर जाता है, जो श्रीनगर आता है वो जम्मू आता है। तो इसीलिए हर इंडस्ट्री जो है टूरिस्ट पे हमारी डिपेंड है। इसके लिए अभी हमारा टाइम लगना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लग रहा कि आप हालात देखो, 2 महीने में हालात सुधरते हैं, उसके बाद थोड़ी की लाइन लगा के लोग आ जाएंगे। लोग पहले अपना सिस्टम देखेंगे, उसके बाद जम्मू में आएंगे, कश्मीर में जाएंगे। तो उसके लिए हमको अभी काफी सरवाइव करने की जरूरत होगा। सरवाइव हमारे पास करने के लिए हमको गवर्नमेंट के पास, हमको जैसे हमारे बिजलियों के बिल हैं, उसको गवर्नमेंट को माफ करना पड़ेगा। हमारी किस्तें हैं जो माफ करनी पड़ेंगी। ये जो गवर्नमेंट करती है, आपको इस बार नहीं लेके उसको करना, वो नहीं चलेगा। इसको आपको पूरी तरह माफ करनी पड़ेंगी। हमारे उसके बाद बच्चों की स्कूलों की फीसें हैं जो, उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसकी स्कूलों की फीसें हैं वो भी सोचना पड़ेगा। और हमारे जो हैं
आपकी गाड़ियों की किस्तें वगैरह है, ये चीजें गवर्नमेंट को इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। हम आपस में जॉइंट सारे मिलजुल कर इसको बनाएंगे तो आखिरी सवाल मेरा खालिद साहब से है। हकीम खान साहब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जा रहा है, तो खालिद साहब 30 सेकंड में आप रखेंगे कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से आप सब लोग जॉइंटली मिलके सरकार से मदद की अपील करेंगे वक्त आने पर? देखिए, पहले सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी होगी। गुप्ता जी का एक सेक्टर है, चाया साहब का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। हर एक की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है, अपनी नौयत उनकी प्रॉब्लम की अलग है, नंबर एक। नंबर दो, एक सेक्टर में दो आदमियों की प्रॉब्लम सेम होना जरूरी नहीं है। किसी ने लोन लिया है, किसी ने लोन नहीं लिया है। जिसने लिया है उसका ईएमआई भी ड्यू बनता है, इंटरेस्ट भी ड्यू बनता है। अगर हम देखें, अगर कुछ नहीं होता है, बैंकों के जो सिस्टम उनका है उस पर आपकी किस्त ड्यू बनती है, तो उससे आप कैसे बचेंगे? ना आप उसको पे कर पाएंगे, ना आप बोल पाएंगे। मेरी नजर में हमें इम्तिहान की तैयारी के लिए आज से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन ये खुलेगा, अगर आपको पिछला तजुर्बा आपके पास सामने है, जब हालात ठीक होने लगे थे पिछली वेव के बाद, तो एकदम लोग बाहर निकले थे और काम शुरू होने लगा था। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। सारे जो हमारे डिफरेंट, जैसे चाय साहब ने अभी फरमाया कि पिछली मीटिंग हमारी हुई, वो एक बहुत बेहतरीन कदम है इस सिमत में। हम सब ने जम्मू कश्मीर, जम्मू वालों से मेरी रिक्वेस्ट है गुप्ता जी के माध्यम से, ये इस चैनल के माध्यम से, गुप्ता जी के माध्यम से, कि ये अपने लोगों को अपनी मुतहरिक करें, एक्टिव करें, अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठे करें, एक प्रपोजल बनाएं कश्मीर वाले सारे मिलके, सारे सेक्टर, और एक कॉम्प्रिहेंसिव। आपने बशारत साहब के इसकी बात की, जहां तक इंक्लूसिव पैकेज की बात है, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इंक्लूसिव होना चाहिए। जिसने लोन नहीं लिया है, इसका मतलब नहीं कि उसको किसी रिलीफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जरूरत है जिसने लोन लिया है। ये हम सब की जरूरत है, छोटे की भी, ट्रेडर की भी, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी, मजदूर की भी, हर एक की। अब इसमें अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो एक प्रोग्राम तो इसी में जाएगा। हमें प्रिपरेशन आज से करनी है, और जब हम रेडी होंगे तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे कुछ लेके। ऐसा नहीं कि सब खुल जाए और फिर हम सोचना शुरू करें, कहीं तब देर ना हो गई हो। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद चाया साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद जरगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और राजीव गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अरण्य के साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये आज की जो हमारी डिबेट थी ये अभी इख्तिताम पसीर होती है, तो काफी अच्छा रिस्पांस जो है वो पूरे जो भी ये ओहदेदार लोग थे इन्होंने दिया कि हम सबको मिलके चलना है इस वक्त, बजाय कि हम किसी को तंज का निशाना बनाएं, किसी पर क्रिटिसिज्म करें। इससे बेहतर है कि हमने मुनज़्ज़म तरीके से इस वबा के खिलाफ लड़ना है। तो इसी के साथ आपने मेजबान महमूद ख्वाजा और आरएनए की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, इस शर्त के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज।